नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हेलो डीडी कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूं मैं विकास तिवारी। दर्शकों, नीट की परीक्षा दूसरी बार भी हो चुकी है और अब जो बच्चे इन परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं उन्हें इंतज़ार है नीट की काउंसलिंग का, एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में अच्छे कॉलेजों में प्रवेश का, और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इसका पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा और उसके आधार पर बच्चे काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा का विषय है नीट की सही तैयारी और काउंसलिंग से कैसे चुने सही कॉलेज, और नीट में किस तरह से काउंसलिंग होने वाली है, किस तरह से कॉलेज का चयन करना है, किस तरह से सही चयन आप अपने अंकों के आधार पर कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा जी। आप नीट यूजी पीजी काउंसलिंग एडवाइज़र हैं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो यदि अपने उनके मन में कोई सवाल हैं इस काउंसलिंग को लेकर के, कोई जिज्ञासाएं उनके मन में हैं, तो वो इस कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। और किस तरह से वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, 2 टेलीफोन नंबर हैं जिन पर उन्हें कॉल करना होगा और वो अपने सवाल उसके ज़रिए पूछ सकेंगे। और हमारे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा जी इन सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। सबसे पहले भोपाल का एसटीडी कोड आपको डायल करना होगा, 0755, ये भोपाल का एसटीडी कोड है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है 2660049। एक और लैंडलाइन नंबर है 2660232। तो ये दोनों लैंडलाइन नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। लाइनें अगले आधा घंटे तक खुली हुई हैं और इस समय टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबरों को नोट कर लें और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द ही हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, अपने सवालों के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सर, सबसे पहले तो राजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीटें उपलब्ध हैं, एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं, बीडीएस के लिए कितनी उपलब्ध हैं सीटें, सरकारी और निजी कॉलेजों में कितनी कितनी सीटें हैं? विकास जी, मध्य प्रदेश राज्य में आज आज दिनांक तक अपन यदि बात करें तो 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और एक ईएसआईसी का कॉलेज है, हॉस्पिटल है एक्चुअली। वहाँ पे भी एमबीबीएस की कुछ सीटें पिछले साल सैंक्शन हुई थी, 25 सीटें हैं। तो कुल मिला के यदि शासकीय की बात करें तो 2900 सीटें जो हैं एमबीबीएस की हैं। और यदि बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में अभी 63 सीट्स हैं। एक ही शासकीय डेंटल कॉलेज है जो कि इंदौर में है, उसमें 63 सीटें हैं जो शायद अब बढ़ के 100 हो जाएंगी। और इस तरह से 1300 के आसपास जो हैं लगभग सीटें प्राइवेट 13 जो डेंटल कॉलेज हैं उनमें हैं जी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बताना भूल गया आपको। जी जी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुल आपके 14 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उन 14 मेडिकल कॉलेज में 2700 एमबीबीएस की सीटें हैं। तो इस तरह से यदि अपन कुल एमबीबीएस सीटों की बात करें तो 5600 सीटें होती हैं जी। तो 5600 सीटें इस समय आज की स्थिति में उपलब्ध हैं जिनमें नीट परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे इसमें भाग ले सकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन जी सागर से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। विपिन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विकास जी, नमस्कार। मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे नीट की मतलब एग्जाम जिन्होंने दिए हैं, जैसे आज का विषय है, तो मैं जानना चाह रहा था कि जो सीटें रहती हैं उनके बारे में जानना था कि इनका मतलब सुनिश्चित कैसे होता है कि इतनी सीटें होंगी। और दूसरा ये था कि बच्चा मन चाहे मेडिकल कॉलेज में क्या जा सकता है, क्योंकि कहीं पर नहीं अगर जगह मिल पाती है तो फिर दूसरे में जाना पड़ता है, और फिर अगर नहीं मिल पाती है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए। और फिर प्राइवेट में जो बच्चे जाते हैं उनके नंबर किस हिसाब से होते हैं?
जी। देखिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। आप ये जानना चाहते हैं कि ये सीटें कहाँ से आती हैं। तो ये सीटें बेसिकली एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो कि हर मेडिकल कॉलेज में सीटें स्वीकृत करती हैं। तो ये जो मैंने आपको नंबर बताया था कि 2,900 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और 2,700 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये सीटें एनएमसी से स्वीकृत सीटें हैं। ये सारी की सारी रिकॉग्नाइज सीट्स होती हैं। पर अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की में 2,900 का आंकड़ा जो मैंने बताया है, ये पूरी की पूरी सीटें स्टेट कोटा में नहीं होती। इनमें से 15% सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया एक सेंट्रल पूल होता है जिसकी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। उस सेंट्रल पूल में, जिसको ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, उसमें 15% सीटें हर स्टेट कंट्रीब्यूट करती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 2,900 में से आप समझ लीजिए 400-450 सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे में सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट होती हैं। इसी तरह से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी का कुछ कोटा होता है, वो करीब जो है 35-37 सीटें जो हैं उसमें जाती हैं। तो स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स होती हैं उन पे स्टेट काउंसलिंग की जाती है। और बाकी जैसा आप बोल रहे हैं कि कॉलेज मिलने का, तो कॉलेज तो वो तो मतलब एग्ज़ाम में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके मेरिट क्या है, उसके आधार पे जो है उसको अलॉटमेंट हो सकता है। तो विपिन जी, आपके सवाल का बहुत विस्तार से शर्मा जी ने जवाब दिया। और इस समय एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से सुनीता शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये काउंसलिंग होती है तो उस समय में जो अभ्यर्थी आएंगे, बच्चे आते हैं, वो आमतौर पे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको जो स्ट्रीम उनकी सिलेक्शन है या और काम है उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम उन्हें क्या सुझाव दे पाएं जिससे कि वो इन गलतियों से बचें? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे आप सेंट्रल काउंसलिंग में एमसीसी के पोर्टल पे करना, मतलब ऑल इंडिया कोटे के लिए करना चाह रहे हैं या स्टेट कोटे के लिए करना चाह रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन करना। बच्चे को या कैंडिडेट को, जैसे स्टेट कोटा, अपन स्टेट की बात करते हैं, स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसने नीट क्वालिफाई कर लिया है, उसे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब वो स्टेट काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल है। तो रजिस्ट्रेशन के समय सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये है कि वे स्वयं नहीं करते, रजिस्ट्रेशन स्वयं नहीं करते और किसी एजेंट या किसी थर्ड पर्सन की तरह से करवाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपके जो नीट के क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपके जैसे नीट के जो मार्क्स हैं, आपकी जो नीट में जो आपने एग्ज़ाम दिया उसकी जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे के सारे जो क्रेडेंशियल है, जो ईमेल आईडी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये जब आप शेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन से, तो उसका मिसयूज़ होने का बहुत बड़ा चांस होता है। और ऐसा होता भी है। क्या होता है कि एजेंट वगैरह जो होते हैं, ये आपसे ये सारे क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं और बाद में आपको वो ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो रजिस्ट्रेशन आप खुद करें, बहुत आसान होता है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं जाती। और दूसरा, ये रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करने हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, जो भी, जैसे आपने अपनी कैटेगरी लिखी है या सब कैटेगरी लिखी है आपने, तो आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें डालोगे, उसके आधार पे ही आपको जो है मेरिट के हिसाब से, यदि आपको सीट अलॉट होनी है तो सीट अलॉट होगी। पर सीट अलॉट होने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन जो फीड करी है रजिस्ट्रेशन के समय, जिसके आधार पे आपको अलॉटमेंट हुआ है, उसका वेरिफिकेशन होता है। तो जब आप अलॉटमेंट लेटर लेके आपको अलॉटेड कॉलेज में जाओगे, तो सबसे पहले आपकी स्क्रूटनी होगी, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे
कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से परफेक्ट हैं कि नहीं। यदि वो परफेक्ट होते हैं तभी आपको जो है आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ीस भर के उसमें एडमिशन आपको दिया जाता है। तो सुनीता जी, सर ने बताया कि किस तरह से क्या गलती सामान्य तौर पर करते हैं लोग। दूसरों से फॉर्म भरवाते हैं, MP ऑनलाइन के कियोस्क पे चले जाते हैं, वहाँ वो फॉर्म भरवाते हैं और उसी समय कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और कई बार जैसा सर ने बताया कि ठगे जाने वाली बात भी होती है, ब्लैकमेलिंग वाली बात भी होती है। आपके जो डाटा उसके पास पहुंच गए हैं उनके आधार पर वो आपको मिसगाइड भी कर सकता है। तो इन सब से बचने का सबसे बढ़िया एक उपाय है कि आप खुद इस फॉर्म को भरें, पोर्टल पे जाएं और इसकी जानकारियां भरें। सर, आपसे एक और जानकारी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पोर्टल है जिस पर एक बच्चा खुद जा कर के ये सारी जानकारियां फिलअप कर सकता है? पोर्टल का नाम? हाँ, ये जो जब काउंसलिंग शुरू होने वाली होती है तो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट है, आप चाहें तो नोट कर लें, जी, www.medicaleducation.gov.mp.in। तो दर्शकों, जो वेबसाइट शर्मा साहब ने बताई उस वेबसाइट पर जाकर आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं। एक मिनट विकास जी, ये तो हो गई वेबसाइट। वेबसाइट जो जी, पोर्टल जो एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है जिसपे की काउंसलिंग कराई जाती है जी, उसका जो URL मैं आपको बताता हूँ। जी, उसका URL है dme.mponline.gov.in। ये पोर्टल, हाँ जी, एक बार और हमारे दर्शकों के लिए रिपीट कर देंगे। dme.mponline.gov.in। ये पोर्टल है, काउंसलिंग का पोर्टल है। इसी पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना, पूरा आपकी हर स्टेप जो है इसमें आपको आती जाएगी। एक जानकारी भरेंगे तो दूसरी जानकारी वो पूछते जाएगा। और वो जो पहले आपने जो बताई है वेबसाइट, वो क्या है सर? ये तो पोर्टल हो गई। ये पोर्टल है, ये तो पोर्टल है जिसपे काउंसलिंग होगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जी, जो मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी जो है डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन की है, तो उनका खुद का भी एक वेबसाइट है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे मिलेगी वही इन्फॉर्मेशन आपको DME के वेबसाइट पे मिलेगी। पर आपको एक्टिविटी जो करनी है, जो एक्टिविटी करनी है वो पोर्टल पे करनी है। मतलब पोर्टल पे फॉर्म आपको भरना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग हर चीज़ जो है पोर्टल पे होगा। जी। और शर्मा साहब, जैसे नीट का जो एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है उसका जो परिणाम आएगा, उसके आधार पर UG पाठ्यक्रमों में किन किन मतलब UG क्लासेस के लिए किन किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है? देखिए, ये जो नीट UG का जो रिज़ल्ट है, ये MBBS के अलावा BDS कोर्स, मतलब MBBS और BDS की तो कॉमन काउंसलिंग होती है। दोनों का एक ही टाइम में रजिस्ट्रेशन, मतलब एक ही उसमें एक ही स्टेप में होता है जी। और बाकी इसके अलावा जो आयुष में जो होते हैं कोर्सेज, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी एंड योगा है, ये सारे कोर्सेज भी जो हैं ये नीट UG के माध्यम से भरे जाते हैं। जी, बिल्कुल। ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दे दें। ये नैना कुशवाहा हैं। इनकी उम्र 14 वर्ष है। रंग इनका सांवला है। कद 4 फुट 6 इंच है और ये आनंद नगर थाना पिपलानी भोपाल से लापता हैं। शेख तालिब, इनकी उम्र 21 वर्ष है। रंग इनका सांवला है। कद 5 फुट 10 इंच है। ये जहांगीराबाद जिला भोपाल से लापता हैं। सुबही खान, ये 18 वर्ष की हैं। इनका रंग गोरा है। कद इनका 5 फीट 4 इंच है। ये जनता नगर करोन जिला भोपाल से लापता हैं। संदीप रघुवंशी हैं ये। इनकी उम्र 53 वर्ष है। रंग इनका गेहुआ है। कद 6 फुट 1 इंच है। ये रोहित नगर शाहपुरा थाना भोपाल से लापता हैं। इन सभी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि आपको कोई जानकारी है तो आप
इस पते पर संपर्क करके ये जानकारी दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। और यहाँ का फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए, 0755-244-3212। एक बार और फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 0755-244-3212। कार्यक्रम में फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉलर और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप साहू जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। मैं ये आज का सब्जेक्ट आपका टाइटल है नीट की सही तैयारी और काउंसलिंग से कैसे चुने सही कॉलेज। अब नीट की तो खैर एग्जाम हो गई है, री नीट भी हो गया है, वो तो नेक्स्ट ईयर की बात है। वो टीचर और स्टूडेंट्स का कंसर्न सब्जेक्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीट की सही तैयारी की जगह कभी इस पर कभी चर्चा करने की कोशिश की है कि एनटीए की सही तैयारी क्या होना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक तो ये है, उनसे एनटीए से कंसर्न है। दूसरा ये कि जो काउंसलर्स होते हैं नीट वाले, उनको सबसे ज्यादा काउंसलिंग करते समय कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती है। जी, समझ गए हम आपका सवाल। जी शर्मा जी, क्या पूछना है? नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये एक सवाल अपन पहले इस दिक्कतें बार, मैंने आप ले जैसे चुके हैं। पहले ही बताया आपको, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सही जानकारी का नहीं होना, है ना। तो जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले आप जो, जैसे अपने मध्य प्रदेश राज्य है ना, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, उनमें आपको नियम पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको बच्चों के लिए एडवाइजरी मिलेगी, उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। क्या आपको, तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तभी आप जो है सही तरीके से अपनी जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जी, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो आम गलती होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप कई जो होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने क्रेडेंशियल्स, जो नीट के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इतनी समझ होती नहीं है, बच्चे कम उम्र के होते हैं, तो वो जो है इधर उधर किसी से भी शेयर कर लेते हैं, और ये शेयर करने का बहुत बड़ा खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता है। तो मेरा ये सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप जो आपके नीट क्रेडेंशियल्स है, जैसे आपका जो नीट एग्ज़ाम जो आपने दिया उसकी जो एप्लीकेशन नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नीट स्कोर है, आपने जो एनटीए में जब एग्ज़ाम देने से पहले जो फॉर्म भरा होगा उसमें जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर डाला होगा वो वाला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी ये जितने भी जो क्रेडेंशियल्स है ये आपको कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आपको जब भी काउंसलिंग में आप ये रजिस्ट्रेशन आप करने जाते हैं तो आप खुद करें रजिस्ट्रेशन। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और यदि आपको दिक्कत है भी तो भी आपको वेबसाइट और पोर्टल पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप उसमें उसकी व्याख्या की रहती है कि आपको कैसे करना है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी दूसरे के भरोसे ना रहें और ख़ुद जो है खुद ही सारी जानकारियाँ भरें और खुद ही फिलअप करें। बिल्कुल, आप खुद भरेंगे तो सही जानकारियाँ भी जाएंगी और गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। शर्मा साहब, जो MBBS और BDS की जो सीटें हैं उन पर प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है? प्रवेश में देखिए, प्रवेश के में शुरुआत इसके स्टेप्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होती है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और फिर यदि सही पाए गए हो तो फिर आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी होती है और फिर एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बाद फिर जो है आप जैसे फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, यदि आप अपने जो आपको कॉलेज मिला उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन रहता है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। या मान लीजिए आप कहीं और किसी जैसे ऑल इंडिया में जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ बेटर सीट मिल गई है आपको सेकेंड राउंड में, तो यहाँ से आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इसके यदि और
सबसे पहले आप जब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी काउंसलिंग में, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है उस पर्टिकुलर कोटे के लिए, और दूसरा आपके पास उसके संबंधित जो दस्तावेज़ होने चाहिए वो आपके पास उपलब्ध हैं कि नहीं। जी। और शर्मा साहब, आपने बात करी एलिजिबिलिटी की, तो ये एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि वो किसके लिए एलिजिबल है कि नहीं? और एलिजिबिलिटी के लिए जी सिंपल जो 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 नियम है वो ये है कि आपको एक तो नीट में क्वालिफाई करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने 12th पास की होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, इनमें आपको 12th पास की होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बगैर इसके यदि आप नीट में अच्छे मार्क्स भी आए हैं, यदि आपकी इन सब्जेक्ट्स में आपने नहीं किया है तो आप को जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और तीसरा जो है आपकी एज होती है, तो एज की अपर लिमिट तो कोई नहीं है, परंतु जो लोअर लिमिट है वो 17 ईयर्स है। अब वो 17 ईयर्स आपने जिस ईयर में एग्ज़ाम दिया, जैसे मान लीजिए 2026 में अभी एग्ज़ाम दिया है, तो 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले आपने 17 साल पूरे करे होने चाहिए। और चौथी चीज़ जो होती है, यदि आप मान लीजिए कैटेगरी में वो कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास वो उसका पूरा दस्तावेज़ होने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगी। जी। शर्मा साहब, आपने बताया कि एलिजिबिलिटी किस तरह से चेक करना है। जब बात फॉर्म भरने की आती है, इसके दस्तावेजों से जब आप बच्चे भरते हैं इसके काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, तो सोशल रिजर्वेशन जो है SC, ST, OBC और EWS, इसके अलावा और कौन कौन से रिजर्वेशन इस समय उपलब्ध हैं? देखिए, अपने स्टेट में मैं आपको रिजर्वेशन पूरा ही बताया था। जो सोशल रिजर्वेशन है वो ST का 20% है, SC का 16% है, OBC में 14% है, EWS में 10% है, ये और 40% जो है आपका अनरिजर्व्ड है। इसके अलावा हर कैटेगरी में सब कैटेगरी है, जैसे क्लास होते हैं, प्रवर्ग कहा जाता है, उनमें सैनिक कोटा होता है, सैनिकों के लिए 3% कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर के लिए 3% कोटा होता है। उसके बाद विकलांग जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 5% कोटा होता है। और गवर्नमेंट स्कूल से, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने अपनी एजुकेशन करी है 11th तक की, वो नियमों में उसकी व्याख्या है, 12वीं करी है, तो उन लोगों के लिए 5% कोटा वो अलग होता है। तो कोटे में कोटा है, मतलब आप कैटेगरी में सब कैटेगरी होती है। तो दर्शकों, आप भी जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसी से जुड़ते हुए आप अपने चॉइस फिलिंग करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। सर, ये जो भी नीट की जो काउंसलिंग होगी, इसमें जब जो ज़रूरी दस्तावेज, जब काउंसलिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, और जब दस्तावेजों का सत्यापन होगा उस समय क्या क्या चीज़ें अपने को तैयार रखना चाहिए? देखिए, दस्तावेज में मैंने जैसे पहले बताया है कि मध्य प्रदेश में जो है डोमिसाइल, जो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल कैंडिडेट है उसी को सीटें दी जाती हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। आखिर में जाके यदि कोई डोमिसाइल कैंडिडेट ना ही रह ना जाए तभी नॉन डोमिसाइल को होती है, पर पिछले कई वर्षों से हमने देखने में आया है कि पूरी सीटें जो होती हैं डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलती है। तो आपके पास ये डोमिसाइल का जो है आपका ई वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ई सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो लोक सेवा केंद्र से के पोर्टल से आपको मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी का जो आपकी होता है वो भी आपको जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। आप यदि किसी PH कोटे से ले रहे हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र ज़रूरी है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल वाले कोटे ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र ज़रूरी है। EWS से ले रहे हैं तो EWS का प्रमाण पत्र ज़रूरी है। इस तरह से जिस कैटेगरी में भी आप ले रहे हैं उसके प्रमाण पत्र आपके लिए अति आवश्यक है। शर्मा साहब, बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही संक्षिप्त में कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो आप पहले
अपने आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस किस कॉलेज में चॉइस फिलिंग करनी है। जी। गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं और बीडीएस के भी कॉलेज हैं। बच्चे क्या, जो एक आम गलती जो जी। होती है वो ये होती है कि बच्चे वो चॉइस फिलिंग कर देते हैं जिनमें जिसमें जाना नहीं है। तो जिनमें बिल्कुल जाना सर, नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, चॉइस फिलिंग वही करना है दर्शकों आपको जो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिसको आप चुनना चाहते हैं। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सभी दर्शकों को आपने जो जानकारियाँ दी, उम्मीद करते हैं वो उनके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही आज के हेलो डीडी को यहीं समेटने की दीजिए अनुमति मुझे और पूरी दूरदर्शन टीम को। नमस्कार। नमस्कार।